गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक नए टॉपिक के साथ और जिसका नोट्स मैंने आपको भेज दिया है, जिसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि आप पहले से जान चुके हैं, सेल की जो डिफिनीशन है उसको मैंने 3 तरीके से डिफाइन किया है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। ठीक है, मैंने सेल को फैक्ट्री की संज्ञा दी है। क्यों दिया मैंने? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से कोई एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स लगी होती हैं और सभी यूनिट्स से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसको कलेक्टिवली हम फैक्ट्री बोलते हैं। बट उसके अंदर मैं क्या देखता हूँ कि छोटी छोटी यूनिट्स लगी हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें अमूल फैक्ट्री, तो अमूल फैक्ट्री में क्या है, वो डेयरी फैक्ट्री है जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के अंदर देखिए एक छोटी यूनिट कर्ड बना रही होती है, दूसरी छोटी यूनिट बटर बना रही होती है, बटर की पैकिंग कर रही होती है, तीसरी यूनिट मिल्क की पैकिंग कर रही होती है, चौथी यूनिट घी बना रही होती है, छठी यूनिट कुछ और प्रोडक्ट बना रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी यूनिट जो है अमूल फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। सेम उसी तरीके से सेल है। सेल के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट है जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है और ये एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है इसको हम डेली लाइफ में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इस एटीपी का कंज्यूम करते हैं, इस एटीपी को यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एज ए पावर हाउस। सेम उसी तरीके से अगर दूसरा सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियोलस की अगर बात करें तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस दैट इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम बनाना। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। सेम उसी तरीके से सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आज का मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। मेन टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज मेन टॉपिक। अब देखिए, इसको सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन में लिख लीजिए, इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज formed of cisternae tubules and vesicles। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपने क्या देखा है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। और जिसमें मेम्ब्रेन क्या बनाती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने के लिए मेम्ब्रेन क्या बनाती है? मेम्ब्रेन जो है सिस्टर्नी बनाती है, टिब्यूल्स बनाती है और वेसाइकल्स बनाती है। सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ये 3 स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? मेम्ब्रेन से बने होते हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। दैट इज फॉर्म्ड ऑफ, दैट इज लगा दीजिए बेटा, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकिल। सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसाइकिल से बना होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। सिस्टर्नी को कैसे आप देखेंगे, एक मैं पेज लेता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे देखिए बेटा, ये मेरे हाथ में एक पेज है, इस पेज को हम मेम्ब्रेन समझ लेते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है। सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया है आपको कि सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन अलग अलग सेल ऑर्गेनेल को सराउंड करती है। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने के लिए मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन को ऐसे मैं फोल्ड कर रहा हूं, देखिए ऐसे मैं फोल्ड कर रहा हूं, ऐसे 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 मैं फोल्ड कर रहा हूं, मैंने फोल्ड कर दिया। अब इस साइड को अगर मैं जोड़ दूं, ऐसे सेलो टेप लगा के ऐसे जोड़ दूं, तो ये एक स्ट्रक्चर देखिए थैले जैसा बन जा रहा है, थैला, बैग जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, बैग। ठीक है, ये नीचे से बंद कर दें तो ये बैग बन गया। अब ये बैग जो बन गया है, इसके अंदर देखिए गैप है, ल्यूमेन इसको बोलेंगे, कैविटी ल्यूमेन बोलेंगे, और ये बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है बेटा। ये स्ट्रक्चर पूरा जो एक बन के तैयार हुआ मेम्ब्रेन से, इसको हम सिस्टर्नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। अब इस तरीके से ये एक सिस्टर्नी है, इसके बगल में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से पैरेलल अगर कई सिस्टर्नी जोड़ दें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ठीक है, अब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक सिस्टर्नी दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक, ध्यान दीजिए। जैसे ये सेल है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद यहां से, ये न्यूक्लियस है, यहां से जैसे ऐसे एक ये सिस्टर्नी लगी है और इस सिस्टर्नी से इस तरीके से ये दूसरी सिस्टर्नी लगी है और इस सिस्टर्नी से इस तरीके से एक ये तीसरी सिस्टर्नी लगी है और इससे ये चौथी सिस्टर्नी लगी है। ठीक, ये कई सिस्टर्नी लगी हैं और इन सिस्टर्नी के बाहर यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग इस तरीके से टिब्यूल्स लगे हैं, इस तरीके से टिब्यूल्स लगे हैं, टिब्यूल्स टिब्यूल्स लगे हैं और इन्हीं में वेसाइकल्स लगे हैं, इसे गोल गोल गोले लगे हैं, गोले, वेसाइकल्स मतलब गोले लगे हैं। ठीक, तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं, ये सिस्टर्नी है और ये टिब्यूल्स हैं, ये वेसाइकल्स हैं, तीनों मिलकर के पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन शायद आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। तो तीन स्ट्रक्चर यहां पर मैंने दिखाया। ये एक सिस्टर्नी मेरे पास ये पेज से बना हुआ है और इस तरीके से कई सिस्टर्नी, देखिए ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और हर सिस्टर्नी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये देखिए इससे कनेक्ट है, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इसमें बात करते हैं डिस्कवरर। भाई डिस्कवरी कैसे हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाई K.R. पोर्टर, कीथ रॉबर्ट्स पोर्टर बोलते हैं इनको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बुक में पोर्टर ही लिखा रहता है। एंड और एक दूसरे साइंटिस्ट भी हैं, दोनों लोगों ने मिलकर खोजा था, थॉमसन, THOMPSON, थॉमसन, इन 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। किसने, K.R. पोर्टर और थॉमसन ने, दोनों लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया था। ठीक है,
लेकिन अगला पॉइंट, द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज coined by or given by K.R. पोर्टर, ठीक है, K.R. पोर्टर इन 1953। इसको डिस्कवर कर लिया गया था 1945 में, बट इसका नाम K.R. पोर्टर ने 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म किसने दिया, तो आप आंसर में बताएंगे K.R. पोर्टर ने दिया। और अगर ये कहा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया, तो इसका आंसर होगा K.R. पोर्टर एंड थॉमसन ने, ठीक है। डिफिनीशन हो गई, डिस्कवरी हो गई, ठीक है, और साथ में स्ट्रक्चर भी लगभग हो गया है आपके क्लास 9th के हिसाब से, ठीक है। और अगर थोड़ा हायर क्लास की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में अभी बहुत कुछ है, लेकिन 9th के हिसाब से आप इतना जानेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और डिस्कवरी हो गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स से पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं, फिर टाइप्स बताते हैं। इट इज, अगला पॉइंट, इट इज, अकरेंस लिख लेते, हेडिंग लिख लेते बेटा, अकरेंस। अकरेंस मीन्स कहां पाया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए बेटा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ सेल हैं जिसमें नहीं पाया जाता, जैसे कि एक्सेप्ट लगा देते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी। जो मैच्योर आरबीसी होती हैं, जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इन अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल में भी नहीं होता। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल जैसे जायगोट बनता है, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमीट का फ्यूजन होता है और जिसके बाद जायगोट बनता है। तो जायगोट बनने के बाद जो सेल बनती है जायगोट से, ठीक, जायगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो ही आगे चल करके ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है, न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जायगोट के बाद जब सेल बनती है उनको अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल बोलते हैं। बाद में यही सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है और ये क्या करती हैं, ये आगे बॉडी बना देती हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक। तो ये अकरेंस हो गया कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। कुछ सेल में ये जो है कम डेवलप्ड होती हैं, कुछ में ज्यादा डेवलप होती हैं। जैसे लीवर सेल के अंदर की बात करें, पैनक्रियाज के अंदर की बात करें, तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। चलते हैं टाइप्स की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ ER, ठीक है। तो पहला इसका टाइप्स जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सेकंड है वो है स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में कितना अंतर है? RER और SER दोनों में कितना अंतर है? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी ये पेज लेकर के मैंने एक सिस्टर्नी बना के तैयार किया था। ये मैंने सिस्टर्नी बनाया था। टिब्यूल, टिब्यूल मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो जाए। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर क्या एक ट्यूब ही तो है, अंदर इसके जो है इंक भरी है, ठीक है। तो ये ट्यूब है। और वेसाइकिल मतलब गोला, ठीक है, जैसे बबल होता है उस तरीके से। तो ये सिस्टर्नी है। अब इस सिस्टर्नी के पेज के ऊपर अगर स्मूथ है तो इसके ऊपर यानी कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अगर इसी पेज के ऊपर हम क्या करें, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल चिपका दें। सैंड बालू देखा ना, बालू के छोटे छोटे जो कण हैं उनको इसके ऊपर ऐसे चिपका दें, ऐसे, ठीक है, आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पे नहीं, आउटर सरफेस पे चिपका दें। तो ये पेज थोड़ा खुरदरा हो जाएगा, थोड़ा रफ दिखने लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर बालू के कण चिपका दिया है मैंने, ठीक है। अब सुनिए, तो ये थोड़ा रफ दिखने लगेगा, ये थोड़ा खुरदरा दिखने लगेगा, ठीक है। यानी कि मैंने बालू कहाँ चिपकाई है? आउटर सरफेस पे चिपकाई है, इनर सरफेस पे नहीं चिपकाई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके आउटर सरफेस पे अगर बालू की तरह राइबोसोम चिपके हैं, राइबोसोम राउंड इन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो अगर राइबोसोम चिपके हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम आउटर सरफेस पर चिपके रहते हैं, वो थोड़ा रफ दिखता है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है? रफ दिखता है। तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी की मात्रा ज्यादा होती है, टिब्यूल्स और वेसाइकल्स कम होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, जिसके कारण उसका अपीयरेंस रफ है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए है कि जैसे पेज है, इसके ऊपर कुछ चिपका नहीं है, ये स्मूथ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक। एक कारण और है यहाँ पर, जैसे अगर क्वेश्चन ये आ रहा हो कि रफ के ऊपर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों लगे हैं, स्मूथ के ऊपर क्यों नहीं लगे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक एक्सेप्टर या रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है राइबोफोरिन, RIBOPHORIN। राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये रिसेप्टर प्रोटीन होती है। ये राइबोसोम को रिसीव कर लेती है, चिपका लेती है अपने से, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और राइबोफोरिन प्रोटीन क्या करती है? राइबोसोम को रिसीव कर लेती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं होती है, जिसके कारण उसके ऊपर राइबोसोम रिसीव नहीं किए जाते, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक। दोनों में अंतर आप जान गए होंगे। डायग्राम में देखिए, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हो सकता है। जैसे ये सेल है पूरी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हो सकता है ये, ठीक बेटा। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हम क्या करें? ये छोटे छोटे राइबोसोम लगा दें, ऐसे छोटे छोटे आउटर सरफेस पे राइबोसोम लगा रहा हूं मैं, आउटर सरफेस पे राइबोसोम लगा दें ऐसे। तो जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पर राइबोसोम आपको आउटर सरफेस पे लगे दिख रहे हैं, वो थोड़ा रफ दिख रहा होगा, यानी कि ये जो है इतना पार्ट, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। रफ और स्मूथ टाइप्स हो गए, ठीक है।
अब आते हैं इनके फंक्शन पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और अभी मैंने आपको बताया है कि राइबोसोम दैट आर प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन करते नहीं है, क्योंकि होगा कहाँ पर, राइबोसोम के अंदर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप बता देंगे इट हेल्प्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट का फॉर्मेशन करता है। किसको बनाता है, फैट को बनाता है। ये फंक्शन में बता रहा हूँ, ये टाइप्स हो गया है। टाइप्स हो जाने के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बता रहा हूँ। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, पहला फंक्शन क्या है, RER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि इसके पास राइबोसोम है। ठीक, दूसरा फंक्शन SER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट या लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी मदद करता है, विटामिन बनाने में भी मदद करता है। ये तो अलग बात है, लेकिन आप 9 के हिसाब से फैट और लिपिड ध्यान रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में है। वैसे कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, एस्टेरॉल्स भी बनाता है और विटामिन भी बनाता है। ठीक है, ये सब बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये फंक्शन। अच्छा, फंक्शन के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि इन टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बनाने में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है, तो इसके लिए आपको सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर मैंने बताया है। लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फास्फोलिपिड यानी कि लिपिड चाहिए। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, और आप डिटेल में भी लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस रिक्वायर प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड एंड these proteins and lipids are formed in endoplasmic reticulum। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनेल मदद करता है आप आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और है, जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं या कोई फूड लेते हैं या हमारे शरीर में कुछ पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स जानते हो ना, पोल्यूशन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो पोल्यूशन करते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हमारे लिए घातक होते हैं। ये जब हमारे शरीर में चले जाते हैं या ड्रग्स हमारे शरीर में चला जाता है, भाई मेडिसिन तो खाते ही हैं, तो मेडिसिन का प्रभाव हमारे शरीर पर सारा पॉजिटिव ही नहीं होता है, कुछ निगेटिव भी होता है जिसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो मेडिसिन जब शरीर में जाती है तो पॉजिटिव रिस्पांस तो डालती ही है, साथ में कुछ निगेटिव रिस्पांस भी डालती है, जैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, केमिकल। इन केमिकल्स के प्रभाव को यानी कि साइड इफेक्ट को यानी कि निगेटिव इफेक्ट को खत्म करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिफिकेशन से बचाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प
करता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आपकी क्लास 9th के हिसाब से मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप 9th की बुक लेकर के अगर पढ़ेंगे उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप NCERT की लाइंस जरूर पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।